Welcome everyone. Today I have come with a new topic which is related to environmental study. Nowadays जैसे कि आप देख रहे हैं कि इतनी मात्रा में फॉसिल फ्यूल यूज़ किया जा रहा है जिसके वजह से पॉल्यूशन जो एयर और वाटर का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रहा है। अब जब पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो हमारे बायोस्फीयर में जो ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, चाहे मरीन लाइफ के हो चाहे फ्रेश वाटर के हो चाहे टेरेस्ट्रियल लाइफ हो, सबको इम्पैक्ट पड़ रहा है। बिकॉज वो केमिकल जो है ना वो डिग्रेड नहीं हो रहे, हर एक ट्रॉपिक लेवल पे क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। आखिर में किसके पास आ रहा है, ह्यूमंस के पास ही आ रहा है। ओके, तो इधर क्या हो रहा है कि टॉक्सिन डाइजेस्ट नहीं हो रहे, सिंपल फॉर्म में नहीं आ रहे हैं। तो इनडायरेक्टली जब ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफ़र हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन हो रहा है, यानी कि जो वेस्ट है अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे जा रहा है जिसकी वजह से एक जो एक्यूमुलेट हो रहा है, यानी कि हमारे अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है। एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए DDT है, उसको वाटर में स्प्रिंकल किया गया ऐसे लैंड पे, फिर वाटर में गया, वाटर बॉडी के अंदर फाइटोप्लैंक्टन है। अब उस फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा रहा है, फिश खा रहा है। अब इनडायरेक्टली फिश को कौन कंज्यूम कर रहा है, हम कर रहे हैं। अब हम कंज्यूम करें तो जो टॉक्सिक मटेरियल है वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, सिंपल फॉर्म में नहीं आ रहा, तो इनडायरेक्टली हमारे अंदर भी आ रहा है। तो यानी कि कितना हार्मफुल है। कुछ तो ऐसे सब्सटेंस है जो कार्सिनोजन है, इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैंसर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में यूज़ करने से हमें कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है केमिकल्स। तो इसलिए इस टॉपिक पे पढ़ना ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि बायो रेमेडिएशन क्या होता है। तो एक डेफिनेशन की स्टार्ट करेंगे कि प्रोसेस ऑफ यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रिमूव द एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट। मान लीजिए ऐसा कोई भी पोल्यूटेंट है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करें, बैक्टीरिया यूज़ करें, फंजाई यूज़ करें, तो उसे क्या बोला जाएगा, बायो रेमेडिएशन। यानी कि लिविंग थिंग्स द्वारा हम क्या करेंगे, किसी चीज़ का उपचार निकालेंगे। ओके, अब ये बात होगी। उसका दूसरा नाम कह सकते हैं कि बायो ट्रीटमेंट, बायो रिक्लेमेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये अराइज होती है कि पॉल्यूटेंट है क्या। पॉल्यूटेंट एक ऐसे सब्सटेंस है जिसका हम दूसरा नाम भी कह सकते हैं जीनोबायोटिक्स, जिसे नेचर ने नहीं बनाया है, मैन मेड द्वारा है, केमिकल है, हाइड्रोकार्बन है। अब ये आपको याद रखना है कि नेचर में ऐसा कोई भी सब्सटेंस अगर हमारी नेचर बना रही है, ठीक है, तो उसे ईजिली क्या कर सकते हैं, हमारे माइक्रोब्स डिग्रेड कर सकते हैं। वो कहता है ना कि डिग्रेडेशन चैम्बर में जा सकते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में जा सकते हैं, बट अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो उनका ईजिली डिग्रेडेशन नहीं होता है। ओके, तो ऐसे सब्सटेंस जिनका डिग्रेडेशन आसानी से नहीं हो सकता वो अननेचुरल होते हैं। ओके, और फॉरेन होते हैं, हमारे नेचर के लिए फॉरेन है। ओके, और सिंथेटिक केमिकल है, तो उसे क्या बोला गया, जीनोबायोटिक्स। ठीक है, यानी कि वो नेचर के पार्ट नहीं होते, उसे केमिकली सिंथेसिस किया जाता है। अब कौन से ऐसे माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं बायो रेमेडिएशन के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसमें है पहला सीडोमोनास जीनस। इसका जो बायो रेमेडिएशन ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज इसके अंदर एक ऐसा प्लाज्मिड है ना जिसके अंदर प्रॉपर्टी है कि ऐसे एंजाइम बियर करता है जो बहुत ही ज़रूरी रहता है ये सब काम के लिए। जैसे जब आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना रहता है केमिकल्स के, हाइड्रोलाइसिस करने वाले एंजाइम होते हैं, क्लेवेज वाले होते हैं, रेडॉक्स वाले होते हैं, डीक्लोरिनेशन वाले होते हैं, यानी कि ऐसे एंजाइम से जो क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं इजीली। हिम ग्रुप के ज़्यादातर होते हैं, पर ऑक्सीडेस होते हैं, कैटलेज होते हैं, साइटोक्रोम होते हैं, यानी कि ये अगर एंजाइम किसी के पास है, यानी कि ऐसा जीन जो ये प्रोडक्ट बना सकता है ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म को, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है हमारे बायो रेमेडिएशन के लिए। ओके, नेक्स्ट एक्टिनोबैक्टर स्पीसीज भी यूज़ किया जाता है। बाद में ऐसा फंगस कैनिडा, इसको भी यूज़ किया जाता है बायो रेमेडिएशन के लिए। तो ये बात हुई कौन से माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं। अब कितने टाइप्स ऑफ बायो रेमेडिएशन है, तो फर्स्ट इन सीटू, सेकेंड एक्स सीटू। अब इसको समझते हैं कि मान लीजिए जहाँ पे हमारा पॉल्यूटेंट फैला है, मान लीजिए ऑयल स्पाइल्स हुआ है, जैसे कि आप देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल जब हम इकट्ठा करते हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है। अब ट्रांसपोर्ट के दौरान क्या होता है, कभी कभी ऑयल्स क्या होते हैं, टैंकर उनके ब्लास्ट हो जाता है, उसमें से ऑयल्स क्या होता है पूरी सी वाटर में स्प्रेड हो जाता है। अब जहाँ पे हमारा पॉल्यूटेंट फैला है वहीं पे अपने माइक्रोब्स को क्या कर रहे हैं, स्प्रिंकल कर रहे हैं। वो स्प्रिंकल करने से उसको एज ए फूड के तरीके से क्या यूज़ करेंगे, उसमें से कार्बन सोर्स मिलेगा, हाइड्रोजन सोर्स मिलेगा, तो क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। बिकॉज आपको पता है कि CHONOSP यानी कि मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट उनको चाहिए ही रहता है ग्रो करने के लिए।
तो यानी कि जहाँ पे हमारा पॉल्यूटेंट फैला है हम वहीं पे अपने माइक्रोब्स को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बायो रेमेडिएशन के लिए, तो उसे क्या बोला जाएगा, इन सीटू बायो रेमेडिएशन। नेक्स्ट एक्स सीटू, यानी कि पॉल्यूटेंट है उसको दूसरी जगह ले जाना और दूसरी जगह ले जाने के बाद उस पर क्या करना, माइक्रोब्स को स्प्रिंकल करना, जैसे कि सीडोमोनास है तो उसे क्या बोला जाएगा, एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन। इनके भी डिफरेंशिएट होते हैं, इनके भी डिवीजन हैं, बट अभी डिटेल में इतना नहीं जाएंगे। ओके नेक्स्ट, अब ऐसे कौन से फेवरेबल कंडीशन चाहिए माइक्रोब्स को जिसकी वजह से इजीली क्या करेंगे, अपनी एफिशिएंसी बहुत ही हाई करेंगे रेमेडिएशन के लिए, कह सकते हैं कैटाबोलिज्म करने के लिए, बिकॉज एक कैटाबोलिज्म ही प्रोसेस है, बिकॉज जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किस में लेके आ रहे हैं, सिंपल में, एनाबोलिज्म नहीं है। एनाबोलिज्म मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाना, कैटाबोलाइज कर रहे हैं, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करें। तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन से होते हैं, सबसे पहला कि अगर हमें इजीली हमारा बायो रेमेडिएशन करवाना है तो उसके अंदर माइक्रोबियल पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, कम मात्रा में होते आसानी से नहीं होंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। बाद में ऑक्सीजन सही मात्रा में होना चाहिए, ऑफकोर्स उस समय हम लिक्विड फॉर्म में ही हो, अपने जो ऑयल स्पिल्स हैं, ऑयल है, हाइड्रोकार्बन है, कहाँ पे फैले हुए हैं हमारे टोटली लिक्विड फॉर्म में, तो उधर वाटर और या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन कंटेंट बहुत ही अच्छा होना चाहिए। वो तो 1/6 रेशियो में होते हैं हमारे एयर टू वाटर में, ठीक है, वाटर कंटेंट भी होना चाहिए, बिकॉज सारे बायोलॉजिकल रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, वाटर के प्रेजेंस में ही होता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट, मान लीजिए हमारा हाइड्रोकार्बन है, उसके अंदर मेजर कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो उसके अलावा भी उसको न्यूट्रिएंट चाहिए ना हमारे माइक्रोब्स को, तो वहाँ पे और सब न्यूट्रिएंट्स भी होने चाहिए, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से नहीं चलेगा। आपको पता है कि प्रोटीन बनाना उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे नाइट्रोजन ही है, न्यूक्लिक एसिड बनाना उसमें भी नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर फेवरेबल होना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए। हाई तो टोटली उनके एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, जिनके अंदर कैपेबिलिटी है डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए। नेक्स्ट पीएच, पीएच का वेरिएशन है तो टोटली क्या हो जाएंगे, ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाएगा उनका। तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है बायो रेमेडिएशन के दौरान बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अब कौन से ऐसे प्रॉपर्टी दिखाते हैं हमारे माइक्रोब्स किसी भी कह सकते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, तो सबसे पहले हाइड्रोलाइसिस वाटर द्वारा यूज करके क्या करेंगे, उस हाइड्रोकार्बन का ब्रेकडाउन करेंगे, जैसे कि फॉर्माल्डिहाइड है, ठीक है। नेक्स्ट क्लेवेज, कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन द्वारा भी क्या करेंगे, हम डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। डीक्लोरिनेशन, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम क्लोरीन यूज़ करें, हैलोजन है जो डायरेक्टली किल करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है, फिर भी उसके अंदर रेजिस्टेंट वाली प्रॉपर्टी होती है माइक्रोब्स के अंदर, ठीक है। डीहाइड्रोजिनेशन, ऑफकोर्स डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी दोनों प्रॉपर्टी, आपको हाइड्रोजन भी रिमूव करना है और हेलोजन भी रिमूव करना है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू है, समझ लीजिए कि हम यहाँ पे यूज़ करने वाले ये प्रोसेस को, ओके। ये कुछ माइक्रोब्स यूज़ किए, हम एंजाइम्स की बात करते हैं कि कौन से ऐसे एंजाइम यूज़ होते हैं। तो अब मैंने अभी जस्ट बताया कि इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है ना साइटोक्रोम, इसके अंदर कैपेबिलिटी बहुत ही अच्छी होती है किसी भी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, और ये सब मोस्टली हेम ग्रुप वाले ही होते हैं, हेम ग्रुप प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। बाद में आपके इसके अंदर पर ऑक्सीडेस एंजाइम भी होते हैं जिसको यूज़ किया जाता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट कि कौन से एंजाइम यहाँ पे अपने पार्टिसिपेट करने वाले हैं बायो रेमेडिएशन के अंदर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर करने वाले हैं कि जो पहला पैटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो डिग्रेडेशन 4 ऐसे हाइड्रोकार्बन का कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस करें, जिसको इंडियन ने ही बनाया था, जिनका नाम है आनंद मोहन चक्रवर्ती। तो उसके बारे में हम डिस्कस करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बायो रेमेडिएशन के लिए। ओके, सो थैंक यू।